उनके पास संचित सर्व रस में से एक वात्सल्य रस के छोटे से अंश की अभिलाषा इस आयोजन को सफल बनाने में हम करते हैं। मित्रों, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक इस फेसबुक या व्हाट्सएप या मोबाइली बीमारियों के दौर में, जबकि हमारे घुटने से लेकर दिमाग तक का मोबाइल जा रहा है, जिंदगी शनि शनि नीरस होती जा रही है। ऐसे में हास्य और गंध के रस झंडू बाम की तरह की थोड़ी सी राहत देने की कोशिश करते हैं। राजकमल प्रकाशन के बैनर तले इस मंच से ऐसी ही कुछ जद्दोजहद हमारे उपस्थित गणकार साथियों द्वारा की जाती है। तो सरस्वती देवी, महादेवी, ममता सिंह देवी और मेरे समक्ष विराजमान समस्त देवियों को, साथ ही इन सभी को स्वीकृत और सामने बैठे अन्य सभी को पुरस्कृत सम्मान देते हुए आप सभी का गर्व के इस बैठक शो में स्वागत करता हूँ। विशेष रूप से स्वागत आदरणीय अशोक माहेश्वरी जी, राजकुमार प्रकाशन का इस कमल राज वाले प्रदेश की राजधानी में। स्वागत प्रणाम करता हूँ अपने गुरु डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को और उनसे अनुमति चाहता हूँ कार्यक्रम के आगाज करने। मित्रों, हिंदी रंग की शुरुआत कहाँ से हुई होगी, इसे जानने के लिए कह सकते हैं मुंडे मुंडे मंदिर बिरला। कुछ लोग शिलाजी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, परसाई जी, कुछ शरद जोशी जी के नाम गिना सकते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाबू गुलाब राय, ज्यादा कहें तो भरत मंदिर के हमारे जो गोलखंड साहित्यकार के इनके नाम आ सकते हैं। और थोड़े उतरे तो आदिकाल के सूर्यमल, चंद्रबाई, कचरा कासो, अनिल खुशबू, इन सबके नाम आ सकते हैं। उससे भी गहरी डुबकी अगर हमने लगाई तो भरत मुनि के नाम, शास्त्र और ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम, महामय, नंदी, रुद्र, इन सबके नाम आ सकते हैं। और ज्यादा नाम है तो अखंड और प्राकृतिक काल में हम जा सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल कल्चर में चले जाते हैं वो कहते हैं कि भाषा की शुरुआत से वन की शुरुआत हुई होगी। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पूर्वजों ने जरा सा होश संभालते ही व्यंग करना सीख लिया होगा। कल्पना कीजिए कि आग निकालने में असमर्थ आदम से मैडम हवा ने चकमक छीन कर जब चटपट आग जलाते हुए उसे जो टेढ़ी सी मुस्कान के साथ झटका दिखाया होगा, निश्चित रूप से गंदगी का पैदाइशी मोमेंट हो रहा होगा। अब आप समझ सकते हैं कि व्यंग की जर्नी और आग लगाने में अद्भुत कौशल करने वाली स्त्री सत्ता को बारंबार कर नमन करता हूं। खैर, जो गुजर गई वो कल की बात थी। आज हमारे समय के शीर्षक गणकारों से लेकर डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी की अगुवाई में आज भी व्यंग की साधना बरसपुर जारी है। व्यंग उसी तरह सुदर्शन है, उसकी मलय संगीत अपनी सुवासित करती है और साहित्यिक आयोजनों में जय विजय के साथ मंच जीतने का हौसला भी मुझे हासिल है। ये सिर्फ व्यंग की तारीफ ही नहीं है, हमारे व्यंगकारों के नाम भी आज यही है। आइए मिलते हैं श्रीमती साधना बलवड़ी जी से, सुदर्शन सोनी जी से, हमारे मलयावी से और शैजिक जी से, जो आज इस व्यंग के मंच को सुशोभित करेंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री सुदर्शन सोनी जी को, उनके व्यंगों के साथ उनका एक संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे दूँ। आप वैसे तो लघु कथा, उपन्यास और सभी विधाओं में आप बखूबी आपने हाथ चलाए हैं, लेकिन इनकी केंद्रीय विधा व्यंग है। अभी तक इनके 4 लघु कथा संग्रह, लजरिया, जहाज, विदिशा, घोटालेबाज ना होने का गम और साथ में ग्रंथ संग्रह आए इनके मेघाई का शिल्प पक्ष, आरोहण, अगले जन्म हुए कुत्ता कीजो, ये बड़ा एक फेमस है। कुत्ता ना कीजो, कुत्ता कीजो, अगले जन्म हुए कुत्ता कीजो, पत्नियों का एक्सचेंज ऑफर, बड़े आकर्षक नाम इनके ग्रंथ संग्रह होते हैं। और इसमें इनको कई सारे पुरस्कार भी मिले हैं। महंगाई का शुक्ल पक्ष और आरोहण पर इनको 2 बार प्राइज मिले हैं। अगले जन्म हुए कुत्ता कीजो तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड तक में भी उसको मान करती है। उपन्यास आरोहण और बहुत सारे अवार्ड्स
ये ई बुक में भी गया है। मोहित अगले दिन मोहित गुप्ता की जो ये ई बुक में भी गया है और पद्म का एसेंस ऑफर भी। गोलपाल साहित्यिक संस्था भोपाल के आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं और इन्हें ये मध्य प्रदेश सरकार के राज्य संपन्न ग्रामीण और पंचायत विभाग के अधिकारी हैं। अभी अभी पंचायती राज की स्थापना करके प्रदेश के पर आए हैं। हम चाहेंगे कि आपके दर्शन और संदर्भ बड़े अधिकारी नहीं है और आपकी रचना बहुत बड़ी है, हमारे को कम से कम शब्दों में पढ़ते थे एक करके पढ़ते। आज मुझे आदरणीय ज्ञान पर आदरणीय पंच और सम्मानित साथी हैं, एक बैंक जो मैं पढ़ना चाह रहा था उसमें एक आशंका थी मुझे कि अगर श्रोताओं की संख्या ज्यादा हो गई तो ये बैंक मेरा जो है गलत साबित हो जाएगा, लेकिन श्रोताओं की संख्या कम होने से बैंक भी बिल्कुल सटीक है। इसका शीर्षक है श्रोता प्रोत्साहन योजना। प्रस्तावना। जी हाँ साहब, श्रोताओं का साहित्यिक कार्यक्रमों में भरपूर कोटा हो गया। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि यह कहा जाए कि साहित्यिक कार्यक्रम उनकी सच्चाई के बिना ही हो रहे हैं। अगर साहित्य जगत में पिछले कई सालों से संगीत खतरे के बारे में चिंतन मनन करना गणतंत्र के लिए आवश्यक हो गया। भूमिका। जनसंख्या, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों, युवाओं की आत्महत्या की दर बढ़ती चली जा रही है। बट यदि रही है तो केवल और केवल श्रोताओं की संख्या। लेखक बेतहाशा बढ़ रहे, लिखा जाने वाला भी मुद्दा बढ़ रहा। साहित्यिक आयोजनों की संख्या बढ़ती चली जा रही, पुरस्कारों की संख्या बेजा बढ़ रही है और साहित्य की बगिया के गुलाब सदृश श्रोता न्यून होते जा रहे हैं। हाँ, पाठक भी कम हो रहे हैं, इस पर प्रोजेक्ट से कभी चर्चा होगी। साहित्य आज साहित्यकार के लिए साहित्यकार का व साहित्यकार द्वारा तक सीमित हो रहा है, पर साहित्यकारों को दाद देनी होगी, वे सबसे बिल्कुल भी घबराए नहीं। समाज को दर्पण दिखाने वाला ऐसा ही निडर होना भी चाहिए। हमारे साहित्यकार श्रोताओं या रचना की गुणवत्ता की गिरावट से निडर होकर और लेखन करते चले जा रहे हैं। ऐसे कलमवीरों लैपटॉप वीरों को सलाम। लॉकडाउन में तो लेखकों की संख्या और लेखन की मात्रा दोनों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई। कलमवीरों ने अपने अवतरण के बाद से अभी तक जितना नहीं लिखा उतना इस अवधि में ही लिख डाला। उसमें मात्रा कोई गुणवत्ता का मानक बना रहा। लॉकडाउन भी डाउन हो गया पर उसका लिखने का व्यवसाय अब भी रहा। कहते हैं कि लॉकडाउन में कई मिलियन नए निवेशक शेयर बाजार में बढ़ गए। ऐसी वृद्धि नई लेखकों की संख्या में नहीं हुई। लॉकडाउन में हर क्षेत्र की उत्पादकता कम हुई पर लेखन की कई गुना बढ़ गई। कहते हैं अडानी अंबानी की संपत्ति जिस दर से बढ़ी उसी दर से लेखन भी बढ़ा। अगर साहित्यकारों आप सामाजिक परिवर्तन, साहित्य समाज का दर्पण वगैरह कुछ समय के लिए भूल जाए। नीचे श्रोता प्रोत्साहन योजना है, आप पुनः पढ़ें और अपने ढंग के या बेढंग के जो भी सुझाव दें। साहित्यिक कार्यक्रमों में आने वाले श्रोताओं का माला पहनाकर, महिला श्रोता होगी तो बुके देकर स्वागत किया जाएगा। उनका एक श्रोता को पंद्रह से ही किया जाएगा, बल्कि जरूरत पड़ी तो उसे विशिष्ट अतिथि ही बना दिया जाएगा। मुख्य अतिथि यदि कुर्सी छोड़ने तैयार हो जाए तो श्रोता को मुख्य अतिथि बनाया जा सकता है। वैसे इसकी संभावना कम है क्योंकि कुछ साहित्यकार कार्यक्रम में भागीदारी इसी एकमात्र शर्त पर करते हैं। सतत 5 साहित्यिक कार्यक्रमों में आने वाले श्रोताओं को अलग से शाल श्रीफल देकर सम्मानित किया जाएगा। वैसे ऐसे श्रोताओं को टास्क लेकर खोजना होगा। प्रत्येक संस्था साहित्यकारों के साथ ही श्रोताओं का व्हाट्सएप समूह भी बनाएगी। हम भी बना रहे हैं। सहभागिता करने जा रहे साहित्यकार के लिए यह आगे से आवश्यक होगा कि वह एक तो श्रोता अवश्य लेकर आए। साहित्यकार 5 या अधिक लाएगा, जो साहित्यकार 5 या अधिक लाएगा उसे कार्यक्रम में विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। ऐसे साहित्यकार को एक अच्छी रचना पढ़ने का अवसर दिया जाएगा। श्रोता यदि श्रोता भी बन जाए तो कोई बात नहीं, कसम खाने कोई तो हो। श्रोता को भी कैसी भी रचना या आरचना पढ़ने की सुविधा देगी। आगे से साहित्य के प्रत्येक पुरस्कार समारोह में एक पुरस्कार श्रोता के लिए रखना होगा। लैंगिक समानता की दृष्टि से 2 रखना होंगे। हाँ, याद आए, एक थर्ड जेंडर के लिए रखना होगा। सभी साहित्यकारों से अपेक्षा रहेगी कि अपनी डायरी में श्रोताओं की अद्यतन जानकारी रखेंगे।
श्रोताओं का एक डेटाबेस भी बनाया जाएगा। श्रोताओं को भुगतान की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। अकेले साहित्यकार की यह बढ़ोतरी नहीं, क्योंकि साहित्य हेतु बजट न्यूनतम ही रहता है, अतः साहित्यकार के पारिश्रमिक से उपयुक्त कटौती पर श्रोता को दिया जाए। श्रोताओं की कमी साहित्य की उपादेयता के विश्वास का ही संकट है। कुछ एक संस्थाएं साहित्य के सच्चे संबंध अर्थात केवल श्रोताओं के लिए ही बनाई जाए। यह श्रोता सप्लाई करेगी, अतिवादी श्रोता, चुपचाप सुनने वाले, भाव पर साथ देने वाले, बुद्धिजीवी लिखने वाले, मेरे बॉडम देखने वाले, भुगतान के आधार पर शिरकत करने वाले आदि आदि। श्रोता सप्लाई व्यवसाय को शासकीय स्वरोजगार योजनाओं में लोन मिल सकेगा। बिना श्रोता की उपस्थिति के संपन्न कार्यक्रम को अधिकतर कार्यक्रम ही नहीं माना जाए। अखबारों को प्रेस नोट के साथ भेजी फोटो में गोला लगाकर यह बताना अनिवार्य होगा कि आखिर श्रोता है कौन। जैसे सुंदर स्त्री के चेहरे का तिल उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देता है, श्रोता की उपस्थिति भी साहित्यिक कार्यक्रम में 4 चांद लगा देती है। हाँ, इतने प्रयासों के बाद भी वांछित परिणाम न मिलने पर क्रिकेट की तर्ज पर चीयर गर्ल्स की व्यवस्था की जाने पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा। कुल मिलाकर इस नीति का लघु प्रभाव यह है कि कैसे भी हो साहित्यिक कार्यक्रमों को श्रोता विहीन नहीं रहने दिया जाए, उन्हें भांति भांति से लुभाया जाए। पश्चात साहित्य कार्यक्रम को उनके भागने के पहले सहभागिता करवा ली जाएगी। साहित्यकार राजनेताओं की फिक्र में सीखें कि वे आखिर कैसे रैलियों में हजारों की भीड़ कोरोना की इकट्ठी करवा लेते थे। साहित्यकारों को तो बस यह करना है कि श्रोताओं में ठेंगा न दिखाए। दूसरी छोटी सी रचना हैरत इंडिया, इसका शीर्षक है। हम सदियों से हैरत अंग्रेज शब्द को धोते चले जा रहे हैं। वैसे धोने में हम लोगों को महारत हासिल है। हम महंगाई सतत होते हैं, दूसरी चोरी के कारण हो रहे राजस्व में अंतर को, तो कभी आरक्षण के नाम पर चल रहे सामाजिक आर्थिक अंतर के बोझ को फेरत लंबी है। हम आज भी हैरत अंग्रेज का उपयोग अनजाने नहीं करते रहते। हैरत अंग्रेज यानी कि ऐसा साहसिक कारनामा कि अंग्रेजों जैसी बहादुर और रोमांच को पसंद करने वाली कौम जहाँ सूर्य कभी अस्त नहीं होता था भी आश्चर्यचकित हो जाए। एक बीते जमाने के एक पहलवान ने कीकर का वृक्ष अपने विशाल भुजाओं के दम पर ही उखाड़ फेंका था। इस हैरत अंग्रेज कारनामे के बाद वह कीकर पहलवान ही कहलाया। अब अंग्रेज तो रहे नहीं। गंगाधर की दिली इच्छा है कि हैरत अंग्रेज बीते दिनों की बात हो जाए। अब तो हैरत इंडियन कार्यों का वक्त आ गया। कोरोना काल में पहली हैरत इंडियन बात तो यह होगी कि रेमडेसिविर या एंटीटेरेसिन जैसे इंजेक्शन पैरासिटामोल की तरह आसानी से उपलब्ध होते हैं। प्राणवायु से प्राण नहीं निकलते, आसानी से मृत्यु होती। राशन दुकानों में सालों से चल रही मीरापुरी गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो जाए। हर बरसात महानगरों में बहुमंजिला भवनों का भरभरा कर गिरना और बेकसूरों का अल्लाह को असमय प्यारे हो जाना बंद हो जाए। हर 2-4 माह में जहरीली शराब पीकर मरने वालों के हाथ से पूर्ण रूप में बंद हो जाए। संसद और विधानसभाओं में कोई हंगामा न हो, वहाँ कोरम बना रहे। राजनीतिक दल प्रत्याशियों का चयन जात पात के आधार पर करना बंद कर दे। पराजित पक्ष भी ईवीएम के सिर पर टीकरा फोड़ना बंद कर दे। कभी भारत नहीं इंडिया बंद हो, हैरत ही है। कम से कम राष्ट्रीय मुद्दों पर ठिकानेदारी बंद होकर विपक्ष और सत्ता पक्ष एक मत हो जाए। सभी स्तरों के चुनाव एक साथ होने लगे। एक बार बना पुल कभी न गिरे, अंग्रेजों के जमाने के पुल जैसे हो जाए, तो यह हैरत अंग्रेज और हैरत हिंदुस्तानी दोनों ही बात होगी। हम पेट्रोलियम और हथियारों में आत्मनिर्भर हो जाए, हैरत संसार और हैरत हिंदुस्तानी दोनों ही बात होगी। सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को कुर्सी से मोह हो जाए, समय पर आए और हर समय उससे चिपके मिले, और उधर नेताओं को कुर्सी से विकर्षण हो तो उससे दूर दूर भागे। सरकारी कार्यालयों में रिश्वतखोरी का नाश हो जाए, मिलावटखोरी बंद हो जाए, रेलें और राज्य परिवहन की बसें आपातकाल के समय की तरह समय पर चलने लगे, जनसंख्या स्थिरीकरण हो जाए, घोटाले पूरी तरह विदा हो जाए, तो हम हैरत में क्यों नहीं पड़े। फिल्म उद्योग में हीरोइन तो 50 की हो गई, लेकिन हीरो वही 25-30 के हो, यानी कि अभी की स्थिति से ठीक उलट स्थिति। देश के कामगार विवादास्पद ध्यान देना बंद कर दें तो क्या आप हैरत में नहीं पड़ेंगे। बेरोजगारी और महंगाई पर फेविकोल से भी मजबूत जोड़ टूट जाए। सबसे बड़ा हैरत भरा दिन तब होगा जबकि देश में स्त्रियों के साथ दुराचार की कोई घटना नहीं होगी। यकीन मानिए इस दिन सूरज पश्चिम से उदय होगा।
कोई महीना ऐसा होगा कि डीजल पेट्रोल के दाम न बढ़े, कोई साल ऐसा होगा कि जब गांव विवाहिता की दहेज को लेकर हत्या न की गई, कोई दशक ऐसा हो जबकि जनसंख्या वृद्धि दर नेगेटिव होगी, तो यह सब गलत बड़ा होगा। यातायात सिग्नल लाल होने पर और वाहनों की कतार न होने पर भी कोई उसे पार नहीं करेगा। सड़कों पर गाय बैठना बंद हो जाए, पाक अधिकृत कश्मीर का विलय भी भारत में हो जाए, चीन से हम अपनी सन 62 की किसी भूमि वापस छीन लें, $1 में $80 मिलने लगे, तो ये हैरत अंगेज, हैरत विश्व, हैरत हिंदुस्तानी तीनों बात होगी। गरीबी, छुआछूत, छेड़छाड़, संप्रदायवाद मिट जाए, हैरत ही हैरत। हाँ, एक बात तो भूल ही गए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक धड़ल्ले से चल रहा देशवानी खनिजों का अवैध उत्खनन पूरी तरह से बंद हो जाए, धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर शांत हो जाए, तो हम हैरत में तो पड़ेंगे। पहले बहरे होने का भ्रम हो सकता है। गांव गांव डॉक्टर और स्वास्थ्य सुविधाएं ऐसी चौकस हो जाए कि उल्टी दस्त से बच्चों की असमय मौत रुक जाए, प्रसूताओं की सड़क या अस्पताल की जोड़ी में डिलीवरी होना बंद हो जाए, कॉमन सिविल कोड लागू हो जाए, भारत को ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिल जाए, भारत पाक के रिश्ते पाक हो जाए, सीमा पार से आतंकी खेलना बंद हो जाए, तो हैरत की ही बात होगी। एक साल ऐसा भी आए कि स्कूल वालों ने सत्र की शुरुआत पर अपनी वाली पुस्तक दुकान की पर्ची नहीं दी। अब समय आ गया कि व्यवस्था हैरत अंग्रेज की जगह हैरत इंडियन काम करे। गंगाधर आपकी तरह इसका इंतजार करेगा अपनी पीढ़ी के लिए कुछ नहीं, तो नई पीढ़ी को तो हम अवसरों से भरी करप्शन व्यवस्था युक्त नए हिंदुस्तान की पीढ़ी छोड़कर जाए, जिस पर चढ़कर वो सरकार में गरीब अनुसार उन्हें विश्व गुरु बन जाएगा। बहुत आशावादी रंग ने पढ़ा, और साथ में श्रोताओं की कमी तो ऐसा लगा कि जैसे इंग्लिश पर लिखा हुआ उनका, शायद अच्छी परिस्थिति में भी लिखा है। इससे पहले कि जयजीत अखिलेश जी को बुलाऊं, पत्रकार जयजीत अखिलेश जी, बैंक के क्षेत्र में संकोच, शर्म और नजाकत की जगह कम होती है, पर भावुक और संवेदनशीलता जब हावी हो जाती है, तो कभी कभी व्यक्तित्व जो है गंगार होकर भी श्रृंगार के कवि जैसा दिखता है। जयशंकर प्रसाद के जय अपने नाम को से अपने नाम पर अंकित करते हुए जयजीत हमें अपनी रचना से अवगत कराने जा रहे हैं। जयजीत अखिलेश जी। धन्यवाद विजय जी। मैं इसको नाम श्रोता बैठे सभी को अभिनंदन। मैं आमतौर पर खबरें कर लिखता हूँ, लेकिन यहाँ और मैंने कोई पत्नियों को डेल नहीं लिखा है। यहाँ थोड़ा सा प्रयोग क्या है, हालांकि इसने पत्नियों का केवल माध्यम बनाया है, घर का सिस्टम है, तो जितनी पत्नियां बेटी कहते हैं उसको नहीं समझे। बड़े बड़े अफसरों की खिलाफ नहीं, बड़े बड़े अफसरों की पत्नियों की पीटी पार्टी चल रही है। पता नहीं उसमें पत्नियों के हाजमे को लेकर चर्चा शुरू रहती है। सबसे पहले बड़े इंजीनियर उनकी पत्नी बात करती है और कहती है, पिछले कुछ दिनों से इनका हाजमा बड़ा खराब चल रहा है, कुछ बचता ही नहीं तो पहले कितना डामर पी जाते थे, कुछ नहीं होता था, अब तो डकार लेते हैं तो डामर के साथ पीली मिट्टी की कर जाती है। बड़े ठेकेदार की पत्नी में हाँ में हाथ गए, बिल्कुल सही कह रहे हो सावित्री, हमारे वाले बता रहे थे कि इनमें बड़ी मिलावट चल रही है, शुद्धता कहीं रही नहीं। हमारे वाले साइड से पहले इतनी सीमेंट खाकर आते थे कि क्या बताए, करों में एक डकार कह रहा था। इस चर्चा में अचानक बड़े फॉरेस्ट अधिकारी की पत्नी की तरफ पड़ी, बोली पूरा माहौल ही गड़बड़ है, और हमारे वर्मा जी को ले लो, पति हो गया मालूम। पहले जंगलों में जाते थे तो शुद्ध चीजें मिलती थी, सागौन के हरे भरे पेड़, महुआ, चिरौंजी, सब बिल्कुल प्राकृतिक चीजें, खूब खाओ और खूब खिलाओ। पर जब से मुगल जंगल क्या हो गए, तब से तो सूखे जंगलों के बीच बस सूखी मुरम, हीरे, कोयला, ये सब चीजें मिलती है। इसीलिए वर्मा जी का पेट थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। इतना सुनते ही IAS अधिकारी की पत्नी बोल रही, अब इतना भी नहीं कराओ, हीरे, तांबा, कोयला जैसे शाही पकवान मिलते हैं, हो गया चाहिए।
वर्मा जी की चॉइस की तो हमारे वाले भी अक्सर तारीफ करते हैं। वर्मा जी खुद लाए कई बार पकवान, फॉरेस्ट अधिकारी की पत्नी थोड़ी लो समझ जाती। हाँ कभी कभार ठीक लगते हैं ये हीरे कोयले वाले पकवान, रोज रोज खाते तो पेट को गड़बड़ होगा। भाई साहब का मतलब भाई साहब मतलब IAS अधिकारी के बारे में बोल रहे कि भाई साहब का हाजमा ठीक रहता है क्या? उन्हें भी तो दिक्कत होती है कितना खा खा के। IAS अधिकारी की पत्नी बोली अब उन्हें तो आदत हो गई है, 25 सालों से है, मंत्रियों और बड़े अफसरों के साथ अक्सर खाना पीना चलता रहता है, अब आदत तो डेवलप करनी पड़ेगी, IAS यू तो नहीं बनेगा। उसने यह बात इतने गर्व के साथ कही कि उसके गले में जो हीरो का हार था वो भी अतिरिक्त गर्व से चमका। अच्छा चर्चा लगातार चल रही है, छोटा सा टर्निंग पॉइंट आता है। किसी अफसर की पत्नी ने कहा गरीब आदमी की चर्चा चल रही है, बोली इतनी मिलावट में गरीब के पेट का क्या होता होगा, सोचा कभी? और दूसरी उस पर जुमला हो, बोली गरीब का पेट होता भी है, देखा कभी क्या? मुझे तो कभी नजर नहीं आया, मेरे ख्याल से भगवान उससे पेट दिया ही नहीं, इसे उसे कभी हाजमे की चिंता नहीं। अब इस लाइन में क्लाइमेक्स आ रहा, ध्यान सुनिएगा। चर्चा चल रही है कि इतने में मंत्री जी की पत्नी आ गई, क्योंकि मंत्री जी की पत्नी थोड़ी देर पर आएगी, आते बोली तुम सब बड़ी परेशान दिख रही हो, इस बात पे चर्चा कर रही थी। एक बोली हम सब अपने अपने पतियों के हाजमे की चर्चा कर रहे थे, इन दोनों क्या सभी के पतियों का पेट गड़बड़ रहता है। फिर पूछा सर का पेट ठीक रहता है? मंत्री जी की पत्नी ने कहा देखो ऐसा है कि जब से राजनीति में आए हैं इधर उधर खाना ही पड़ता है, कई बार तो मजबूरी में खाना पड़ता है, और शुरू में तो पेट खराब रहता था, फिर उन्होंने क्या किया अपने ओरिजिनल पेट को गोडाउन में रखवा दिया, अब खूब भरे जाओ, सोना चांदी हीरे मोती शराब के ठेके बड़ी बड़ी माइंस कुछ भी भरो, आज की चिंता खत्म होगी। तब एक डिटेक्टर ने जिज्ञासा से पूछा, आपको भी जिज्ञासा होगी कि जब मंत्री जी ने पेट गोडाउन में रख दिया तो फिर अपने बदन पर ही कौन सा पेट लेके घूमते? तो मंत्री पत्नी बोली अरे उसके बदले उन्होंने अपने बदन पर आर्टिफिशियल पेट लगवा लिया है, मिलावट चल रही है। और इससे फायदा यह है कि बदन वाला पेट सवार दिखता है तो लोगों को लगता है कितनी माना है। सभी पत्नी बोली वह सर जी का क्या कहना? मंत्री पत्नी बोली इसीलिए तो वही मंत्री है। थैंक यू, धन्यवाद। और एक राज की बात यह है कि जयजीत ने जो अभी अपनी पुस्तक लिखी है उसमें अपना नाम जयजीत ज्योति अखिलेचा रखा है। ये शायद पहले मुझे ऐसे व्यक्ति नजर आए जिन्होंने अपने नाम के साथ पत्नी के नाम लगाया है। धन्यवाद जयजीत। और अब मैं जिन्हें बुलाया जा रहा हूँ डॉक्टर साधना बलदेव जी, ये अखिल भारतीय साहित्य परिषद की राष्ट्रीय मंत्री भी हैं, और ऐसे समय में जब सहमति मजबूरी बन चुकी हो, आपको बरबस हर जगह हाँ हाँ कहना पड़े, ऐसे में ना को साथ पाना बहुत मुश्किल होता है। गणकार का फर्ज होता है कि वे नकारा नालायकी नामुरादी ना काबिलों को ना कहे, इसलिए ना की साधना करने वाली साधना प्रगटे जैसे गणकारों की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है, क्योंकि इनके नाम में भी ना है। आइए साधना जी जैसे कैंसर ऐश्वर्य जी जैसी मेरे साथ पाठ करने वाले जनता और आप सब श्रोता, आदरणीय जी ने 10 मिनट का समय दिया था, 8 मिनट में छोटी छोटी 2 रचनाएं करती हूँ। हाँ बिल्कुल आप चेक कर लीजिए, बहुत छोटी छोटी 2 रचनाएं मैं करती हूँ। क्योंकि साहित्य का आयोजन है तो भाषा और साहित्य को लेकर भी पढ़ा जाए तो मुझे लगता है यहाँ प्रासंगिक होगा। इसका शीर्षक है गुरु जो ढूंढन मैं चला। गुरु पूर्णिमा भी कब के निकल गई,
और आज तक उसे कोई गुरु नहीं मिला। दाएं बाएं ऊपर नीचे सबसे पूछा, एक अदर गुरु बता दो भाई। किसी ने कहा वो पहाड़ी पर पहुंचे हुए गुरु रहते हैं, जमाना हो गया उन्हें साहित्य करते हुए। अरे नाना, बाबा नहीं है, संत भी नहीं है, पहाड़ी पर रहते हैं। अरे शहर की सबसे अच्छी लोकेशन हिल एरिया में घर बनाया है। फिर क्या था, मन तड़पत गुरुदर्शन को आज गाते हुए लपक लिए पर बावरे बेजू की तरह उन पिछली चरणों में। उधर से एक लंबी दाढ़ी, ढीला कुर्ता, फटी जींस, लंबे बालों के बीच आदमी नुमा चेहरे वाले व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उसके हाथ दाल चावल से भरे थे। बेचारे खाते समय डिस्टर्ब कर दिया, मैं अफसोसा। गुरु जी, मैं थोड़ी देर से आता हूँ, आप भोजन कर लीजिए। अरे नहीं, आओ आओ, मेरा तो जीवन ही सेवा के लिए है। मैं अभी आया कहकर वो हस्त प्रच्छन्न में चल दिए। बैठक में जमीन पर दरी बिछी थी, कुछ मुड़े टुड़े तकिए दीवार पर सटे थे। कितना सादा जीवन है, विचार भी ऊंचे ही होंगे। श्रद्धा से मन भर आया। कहो कैसे आना हुआ? बस कविता सिखा दीजिए गुरु जी। आप जैसे वरिष्ठों से सीखना अहो भाग्य। उनकी गर्दन तन कर और वरिष्ठ हो गई। फिर हल्की नाराजगी भरे स्वर में बोले, यार गुरुजी मत कहा करो, सांप्रदायिक लगता है। उस्ताद कह सकते हो, सर भी कह सकते हो, सेक्युलर लगता है। जी मैंने कहा। हाँ तो जानते हो कविता क्या है? भाव और विचार का संगम। विचार जो हम कहें और भाव जो किसी को समझ में ना आए। वे वरिष्ठता के आनंद में गोते लगाने लगे। मैं मंत्रमुग्ध सा उन्हें देख रहा था, क्योंकि समझ में मुझे भी कुछ नहीं आ रहा। क्या लिखते हो? कुछ सुनाओ, उन्होंने तरंग में कहा। मैं तो उधारी बैठा, आज ही लिखा है सब देखिए। पाहुन आए बदरा, धरती का रूप निखरा, जैसे उनकी साधना में भंग हो गई हो। तेज स्वर में बोले, 16वीं सदी के मॉडल हो क्या? बहुत गड़बड़ी है भाई। पाहुन बदरा बकवास कल्पना। आजकल अपनों को तो पाहुन बुलाते नहीं, बदरा के आओ बगैर तो हम करेगा। अच्छा तो ये ठीक है सर, बदरी छाई धरती हुलसाई, अन्न धान से हरियाई। उन्होंने कहा, गधे नालायक जैसी हे दृष्टि मुझ गरीब पर डाली। मैंने सकवा कर कहा, सर साहित्य का सामाजिक सरोकार तो होना चाहिए ना। किस गधे ने कहा तुमसे? जानते नहीं, साहित्य ये कला है और कला कला के लिए होती है बस। स्वांतर सफाई लिखो, बहुजन को गाड़ी में बैठाने से गाड़ी उलट जाती है। पर सर आप भी तो रोटी कपड़ा मकान लिखते ही है ना। हमें यार रोटी लिखने से समस्या उभरती है, पर अन्न धान से तो संपन्नता, वो तो संपन्नता का द्योतक है। संपन्नता को हम कविता विषय नहीं बना सकते। तब तो सर ये ठीक रहेगा, बजरा बरसा मन हर्षा। तुम्हारी गाड़ी अभी तक मन पे ही रखती है। कविता में कुछ अपेक्षण होना चाहिए, यू नो। समझे कि नहीं? उन्होंने इमोजी की तरह आंख दबाकर जबान बाहर निकाली। समझ गया सर? ये देखिए, बदरा आए भीगा मन, भीग गया यौवन। अब ठीक है सर, अभी भी तो संतुष्ट नहीं थे। ये क्या भजन कीर्तन लिख रहे हो? कवि हो, थोड़ा बोल्ड लिखो। कविता दिल से लिखी जाती है। ड्राइंग रूम में बैठे रहोगे तो कविता औपचारिक ही रहेगी। बेडरूम तक जाओ, भाव पैदा होगा। भाव के अभाव में तुम्हें कोई भाव नहीं देगा। और ये छंद भर में काहे को जकड़े हो? भावों को न हिलने देते हो न डुलने। सर यही तो शरीर की कसौटी है। कसौटी पर कसते ही तो काव्य, भाव काव्य बन सकेंगे। अरे कसौटी पे बंधे रहोगे तो कविता उन्मुक्त कैसे होगी? तोड़ के बिखरा दो, चूर चूर कर दो एक एक शब्द और फिर लिखो विध्वंस की कविता। कुछ इस तरह, बारिश रेन बरखा टूट गई मिट गई, चू रही है आसमान से टपक टपक टपक, भीग रहा यौवन टपक टपक। उन्होंने वाहवाह की झोली ढूंढी, पर बंदे की झोली में फिर एक प्रश्न था। सर आसमान नहीं टपकता, टपकता तो नल है, आसमान तो बरसता है ना। हाँ तो बरसना तो सभी लिखते हैं, टपकना नया प्रयोग है। नए प्रयोग करो भाई, तभी तो नई कविता होगी। आगे लिखो, यौवन की मस्ती में ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सस्ती ब्ला ब्ला ब्ला।
में शर्म से गड़ा जा रहा था। लाभ लाभ सर, समाज में क्या संदेश जाएगा? तुम कवि हो या समाज सुधारक? भूल गए कला सिर्फ कला के लिए होती है। पर क्या? अभिव्यक्ति की पत्रता भी कोई चीज होती है। वो बेचैन आत्मा की तरह अंदर चले गए। उन्हें शायद प्यास लगी थी, प्यास मुझे भी लगी थी। मैंने अंदर झांका। आलीशान सोफा पे बैठ वो तलब बुझा रहे थे। एश ट्रे, लाल पानी का ग्लास, छोड़ी हुई बोटियां और एक कटोरे में सूप के दाल चावल। दीवार पर MTV की 9 चस्पा थी। उच्च विचार को अभी सुन ही चुका था। दरवाजे पर फिर घंटी बजी। उन्होंने फिर दाल चावल में अपने बेचारे गरीब हाथों को डुबाया और चल दिया दरवाजा खोलने। वाह उस्ताद, वाह। धन्यवाद साधना जी। लगभग दर्जन में पुरस्कार प्राप्त आपको हैं और आपके पास साहित्य परिषद की और कई सारे गजल गीत और बहुत सारी विधाओं में आप लिखे हुए हैं। अपने जिन्हें आवाज देना हूँ वो है बुंदेलखंडी भाषा संस्कृति और लोग से जुड़े हुए मलय जैन जी। और राजभवन प्रकाशन को शायद सुनकर अच्छा लगेगा कि आपने जो आपके 3 पाठ प्रकाशित किया उसको कविनाथ त्यागी पुरस्कार, सरदार रणजीत सिंह पुरस्कार, बालकृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार, बहुत सारे प्राइजेस मिल चुके हैं। और अगला जो इनका संकलन आने वाला है हालांकि का जो होगा वो भी आपका से आ रहा है। तो बहुत बहुत मुबारक मलय जैन जी। और सभी को मालूम है कि मलय जैन साहब और पुलिस के अधिकारी हैं, लेकिन ये उनमें से नहीं है जिसके जो दंड कहते हैं। वास्तव में हमारे मलय जैन जी जो है वो शब्द शक्तियों से कहते हैं। चलिए लगाने को तैयार हैं लंबे लंबे शॉर्ट्स। आइए इनके वैभव को हम चलते हैं। बहुत धन्यवाद विजय जी। एक कुछ नहीं पा सकता हूँ विजय जी ने बोल ही दिया हलाकतों का व्यंग्य संग्रह के संबंध में। जब पहली किताब आई थी तो हमारे कई पाठक पीछे पड़े थे कि दूसरी कब आ रही है। तो हो सकता है व्यंग्य को पढ़ने के बाद फिर आप अशोक जी के पीछे पड़ेगा कि दूसरी किताब कब आ रही है। तो इसका शीर्षक है हेलीकॉप्टर में बारात। चमचमाती कारों के बेड़े में दुल्हन को ले बारात गांव के बाहर खेत पर आ पहुंची है। भारी चिल्लकों के साथ खेत के चारों ओर गांव के लोगों की भीड़ है। अंडी बच्चों से लेकर बूढ़े तक इस भीड़ का हिस्सा है। खेत को खूब ठोक पीट कर पक्का किया गया और गचागच गोबर से लीप कर हेलीपैड मान लिए गए इस स्थान पर एक सुंदर सा हेलीकॉप्टर शोभायमान है। बारात किसी हेलीकॉप्टर से जाएगी। दूल्हा, नई नवेली दुल्हन और दूल्हे के माँ बाप सबसे आगे खड़े हैं। बारात के रूप में यही 4 जन है जो उड़ने के लिए तैयार है। अच्छा, ब्याह के पूर्व की टर्म एंड कंडीशन प्रथा के तहत दूल्हे की जिद पर BMW नाम की एक लंबी कार दी जा चुकी है। दूल्हे का बाप प्रगतिवादी है। गांव और देश की बदलती तस्वीर देखना चाहता है। ऊंची सोच के साथ वो नाक को भी पहाड़ की ऊंचाई देना चाहता है। उसकी जिद है कि बारातियों का स्वागत पान पराग से भले ना हो, विदाई वायु मार्ग से ही होनी चाहिए। नई नवेली बहू का चर्चा इतना तो हो कि 3 लोगों तक खबर जाए। लड़के वालों का क्या है, इससे तो लड़की वालों को ही मान पड़ेगा ना। सो लड़की का बाप भारी मन से उतना ही भारी भाड़ा चुकाकर हेलीकॉप्टर ले आया है। दूल्हे का जो परिवार है वो सभी लोग कुछ ना कुछ काटते हैं। बाप का एक पैर राजनीति में है तो दूसरा ठेकों में है। वो लीज पे पहाड़ काटता है तो लगे हाथ मजदूरों का पेट भी। दूल्हे की माँ चांदी काटती है और दूल्हा वो समय काटता है। दूल्हे की माँ यह दरियानूस है। बेटे की बारात में माँ का जाना ठीक नहीं मानती, लेकिन वो आधुनिक से इस ख्याल से हो गई है कि समधी के खर्च पर 3 गाड़ी मोड़ेगी। यही कारण है कि वो न केवल बारात में आई है वरन बैकलेस चोली और लो वेस्ट घाघरे में अपनी गगरिये सी तौंद को बाहर पटक पटक कर चर्बी के चतुर्दिक पहाड़ खूब झटक झटक कर नाची भी है। दूल्हा अपने माँ बाप और दुल्हन समेत हेलीकॉप्टर में सवार हो चुका है। उड़न खटोले में बैठते दूल्हा और उसके माँ बाप के दिल पल्लियों उछल रहे हैं, मगर हेलीकॉप्टर के ऊपर उठते ही कलेजा मुंह को आने लगा है। माँ बेटा ने रेवा मैया का जाप करते एक दूसरे को थाम लिया है। फिर हवा में आके वो संयत होते हैं, आनंद से बाहर झांकते हैं। चीटी से देखते लोग और खिलौनों सी गाड़ियां वाह मुंह से निकलता है। अब दूल्हा जो है वो पायलट की ओर देख के चढ़ जाता है, अंकल जी हवा में एक आध कलाबाजी खिलवाओ ना।
पायलट अंकल मुस्कुराता है, आए दिन बराते ले जाता है, उसे ऐसी मूर्खताएं सुनने की आदत हो गई है। मगर दूल्हे का बाप चीखता है, अबे पागल हो गया, पिछली बार तूने जी को कैसी कलाबाजी खिलाई थी, पलटाई दिया था। दूल्हा खीसे में फोड़ देता है। उसे याद है कैसे जी को कलाबाजी खिलाते में मजदूरों ने पलटकर उसकी गोदी में आके निकली। दुल्हन दुबकर शांत बैठी है। दूल्हा चाहता है कि हवा में एक कलाबाजी गिरे तो दुल्हन भी वैसे ही गोद में आके गिरे, कितना मजा आया। अब गांव पास आ रहा है। दूल्हे का बाप चाहता है कि गांव को ऊपर से देखे। वो हेलीकॉप्टर मुड़वाता है। बचपन का मेरा गांव कितना बदल रहा है। उसका अपना दिमाग कलाबाजी खा जाता है। पहाड़ एक चौथाई तो काट डाला, कुछ साल में साफ ही कर देगा। हगिया तालाब टूट कर वहां बढ़िया अटैच टट्टी वाले घर बनवा दिए। अब आगे नदी पर नजर डालेगा। रेत का कारोबार और हाथ में आ जाए तो फिर भैया रेवा मैया की पहाड़ जितनी ऊंची प्रतिमा बनवाए। दूल्हे की मैया के दिमाग में कुछ और चल रहा। वो चाहती कि काश ये चील गाड़ी अपनी हो जाए। ड्राइवर साहब, ये चील गाड़ी कितने की आती होगी, वो जानना चाहती है। बहुत महंगी। सुन के वो पति की ओर घूमती, क्यों जी, ये पहाड़ पूरा कट जाए तो हम नहीं ले सकते ऐसी चील गाड़ी। दूल्हे का बाप विचार में पड़ता है। जीप, ट्रैक्टर और डंपरों के अलावा इतनी ऊंचाई तक सोच गई नहीं कभी। वो अपनी तुच्छ सोच पर लज्जित होता है। वो कि दूल्हे की माता की सोच बहुत ऊंची है। वो जानती है पहाड़ कटने में बरसों लगेंगे, इतनी प्रतीक्षा कौन करे। उसके पास फौरी उपाय है। वो लाड़ने को लाना दे दे। कह लल्ला, तुमने अपनी जिद में फालतू में इतनी लंबी कार मांग ली। गांव के कीचड़ खड्डा में साइकिल तो चल नहीं पाएगा, कार कहां से चलेगी। तो लल्ला चलते हैं। यार मम्मी तो क्या साइकिल मांग रहे हैं? अरे साइकिल नहीं, चील गाड़ी मांगी थी, चील गाड़ी। वो फुसफुसाकर कहना चाहती है, लेकिन हेलीकॉप्टर की गड़गड़ में भी आवाज बहू के कानों तक चली ही जाती है। तुम समधी जी को पुटिया लो ना, पहली विधा में एक चील गाड़ी दे दे, बस, फिर कुछ नहीं चाहिए। पति के कान में ज्ञान भूख वो नीचे झांकती है, जहां बदलते भारत की तस्वीर देखने ढेरों रिश्तेदार और गांव वाले जमा है। भीड़ आसमान में चक्कर काटती इस चील गाड़ी को देख के तालियां पीट रही है। पहले बैलगाड़ियों, फिर ट्रैक्टर गाड़ियों और इसके बाद जीप कारों में जाती 12 के बाद आज वो दिन आया है जबकि 12 हेलीकॉप्टर से आकर इतिहास बना रही है। उत्साही युवा मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं तो आसपास के मीडिया वाले भी कैमरे आसमान में उठाए चक्कर काटते इस हेलीकॉप्टर की लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। गांव में विकास का नया आयाम उतर रहा है। दूल्हा, उसका माँ बाप छाती फुलाए देख रहे हैं इस अद्भुत दृश्य को। जो नजरें नीचे की दुल्हन भी देख रही है चील गाड़ी में बैठे गिद्धों और बदलते भारत की तस्वीर को। वो सोच रही है बैलगाड़ी से चील गाड़ी तक के सफर में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन गिद्ध आज भी वही है। अब इस व्यंग्य पाठ के सूत्रधार श्री विजय श्रीवास्तव, जिनके व्यंग्य की धारी बहुत तेज है। उनका 15 अगस्त को जन्म हुआ, इसलिए उनका ओरिजिनल नाम जो है वो स्वदेश श्रीवास्तव है, लेकिन विजय श्रीवास्तव के नाम से बड़े प्रसिद्ध है। तो मैं अब उनको आवाज दूंगा। धन्यवाद भाई महेश जी। मेरे व्यंग्य शीर्षक प्रपंच चाहिए तो बोल रहे आपदा राहत और बचाव पर केंद्रित उच्च स्तरीय बैठक में स्वास्थ्य विभाग अपने बचाव में लगा। डर बचाए हुए के छिपाव का जाना था। एक एलजी अफसर अपनी अंतर्वाह शक्ति लगाकर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे थे। अन्य उपस्थित अधिकारी बार बार अपने सामने रखे कागज पर चोरी नजर डाल रहे थे कि कहीं अचानक पूछने पर रखे हुए आंकड़े ना भूल जाए। साहब जी प्रेजेंटेशन को पूरी गंभीरता से सुन रहे थे, इसीलिए प्रेजेंटर उनसे भी ज्यादा गंभीर था। वे जितने गंभीर थे बाकी सब उन दोनों से ज्यादा गंभीर थे। कुल मिलाकर गंभीरता दिखाने की कड़ी प्रतियोगिता चल रही थी। वहां पीपीटी में बड़े मेहनत से ग्राफिक्स डाले गए थे, इसीलिए आपदा का पूरा परिदृश्य बड़ा रंगीन और आकर्षक दिखाई दे रहा। कुछ स्लाइड्स के बाद स्क्रीन पर मौत के आंकड़े दिखाई देने लगे, जो बहुत ज्यादा थे। साहब ने इस स्लाइड का टाइटल भर देखा और बाजू में बैठे अफसर के कान में कुछ फुसफुसाने लगे। ये कानाफूसी अगली स्लाइड आने तक चलती रही।
साहब ने कॉलेज टाइम पर क्रिकेट खेला था, जो अब बड़ा काम आ रहा था। वे जानते थे कि कब किस बॉल को बिना खेले जाने देना चाहिए। सुव्यवस्थित प्रेजेंटेशन में भरपूर अव्यवस्थाओं को ढांक कर कैमोफ्लेज कर लिया था, जो साहब को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त था। इसलिए चर्चा को रुकवाने का इशारा किया गया। सभी समझ गए कि साहब अब ज्यादा आंकड़े हजम करने की स्थिति में नहीं है। वे अब कोई घोषणा करेंगे और जल्दी रवाना हो जाएंगे। अच्छा प्रशासन वही होता है जो इशारे पर से समझ जाता है कि साहब क्या चाहते हैं। साहब ने कहा कि दुख की घड़ी में हम अपनों की पूरी मदद करेंगे। हम घोषणा करते हैं कि सभी को निःशुल्क कफन दी जाएगी। आगे की कार्य योजना आप लोग बनाकर मुझे भेज देना। इसी के साथ साहब दरवाजे की ओर बढ़ गए। गंभीरता भी साहब के साथ अगली मीटिंग के लिए चल पड़ी। उनके जाते ही लोग सावधान से विश्राम की मुद्रा में आ गए। फिर वे एक दूसरे के कान में इस तरह हंसे कि कोई और उन्हें हंसते हुए ना देख सके। तभी लंच पैकेट आ गए। ये हर एक राहत कार्य का अनिवार्य चरण होता है। अधिकारियों के लंच पर भी अर्थशास्त्री चर्चा होती रहती है। यह उनका कर्तव्यनिष्ठ होना दर्शाता है। लोगों ने कहा, साहब सबके लिए मुफ्त कफन की व्यवस्था कर रहे हैं, यार एक आध हमको भी दिलवा दो। दूसरे ने कहा, साहब की दूरदृष्टि कमाल की है। तीसरे ने कहा, अपने विभाग के बारे में पूछ रहे थे तो मुफ्त के एक कफन का इंतजाम हमें अपने लिए भी करना पड़ता। दूसरे खाते पीते समूह में भी अलग से ख्याली पुलाव परोसे जा रहे थे। एक ने कहा, बड़ा टेंडर करना पड़ेगा, पता नहीं साहब किसे दिलवाएंगे। दूसरे ने कहा, सवाल की घोषणा करना, नहीं तो लोग अस्पताल में मरीजों को छोड़ कफन की लाइनों में लग जाएंगे। एक और बोले, बिना आधार कार्ड के मत बनवा देना, नहीं तो लोग एक की जगह 4 ले जाएंगे। एक और बोले, मालूम हुआ कि मरा एक पड़ोसी और पूरा मोहल्ला कफन लेगा। एक साथ बोले कि जहां में बहुत लोगों को कोपिंग भी मुश्किल से मिल पाती है, जहां में लोगों को मुश्किल से कोपिंग भी मिल पाती है, वहां हम उन्हें कोपिंग दे रहे हैं। उम्मीदों का विस्तार एक फुट से सीधे 8 फुट हो जाएगा, इसलिए छप्पर फाड़ दरिया में भी कहते हैं। ये सारी चर्चाएं एक आंख दबा दबा के की जा रही है। मतलब बड़ा आत्मीय वार्तालाप था। एक जिज्ञासु और उसके सीनियर ने बताया, हाँ बिल्कुल, आदेश दिनांक से ही प्रभावी हो गए। अब पुराने लड़कों को लाभ ना मिला तो ना सही, उन्हें जिंदा करके दोबारा तो नहीं मारा सकता ना। लेकिन सर सेटिंग की गुंजाइश तो भरपूर रहेगी। सर लोग तो 4th कमेंट केस में मरना दिखाएंगे ना यार। अब किसी योजना में इतना तो चलता ही है। वो तो हम और आप समझते हैं कि कफन के साइज में क्या होगा, संख्या में क्या होगा, क्वालिटी में क्या और रेट में क्या। कोई हाथ से नौकरी में आए क्या? सारा जिसके हाथ में जाएगा वो 2-2 इंच काट के धर लेगा। आखिरी तक तो रुमाली पहुंचेगा। देखना एक और ग्रुप में चर्चा, साहब से पहले पूछ लेना कफन पर पार्टी का नाम और किसी का फोटो नहीं छपा था। ये भी पक्का कर लेना कि कफन वितरण साथ समारोह होंगे कि राशन की दुकान से बटेंगे। वो बात तो है सर, लेकिन समारोह तक लोगों को संस्कार करने से भी तो रोकना पड़ेगा। इसके लिए लोकल गवर्नेंस को कड़े कदम उठाने के लिए निर्देश जारी करना पड़ेगा। जिस जगह पर वीआईपी चीफ गेस्ट होंगे वहां तो ज्यादा से ज्यादा मरने वालों की व्यवस्था के लिए अस्पताल को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये तो अंदर की बात है। ये तो अंदर की बात थी। इन पर घोषणा की कंप्लायंस का दरोदार था। बाहर की तरफ का नजारा इससे अलग था। घोषणा होते ही चर अचर, मूर्त अमूर्त, जड़ चेतन पर एक साथ प्रसन्नता की ऐसी बरसात आई कि राज्य के कमजोर मानव को बेहद करना पड़ा। बात बैक्टीरिया, वायरस, पंचायत की कानों तक पहुंची तो वे भी ढाका कर हंस पड़े। खुशियों का यह जलजला आना तो सही नहीं था। इस बहाने मरने वालों को राज्य की सम्मान जो नहीं मिलता।
निवेदन करूँगा आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे डॉक्टर ज्ञान सुरेश साहब को। कृपया आज की गोष्ठी पर और प्रोत्साहन के लिए जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्षता करने नहीं आए थे आप, तो यही आए थे और बिल्कुल सहज अध्यक्ष जाते हैं तो वहाँ बैठ नहीं पाते, और वहाँ बैठ के खेल को देखना और यहाँ बैठ के खेल को देखना बहुत कठिन की परीक्षा हो जाती है। तो ये आमतौर पर हमारे साथ बात करना लगा है, बहुत कठिनाई होती है। मैंने 3-4 बहुत बुनियादी बातें कहूँगा। अगर आप वास्तव में पाठ करना चाहते हैं कहीं भी तो आप अच्छा माने बुरा माने कहूँगा, व्यंग्य पाठ एक अलग किस्म की कला है। व्यंग्य लिखना तो बहुत बड़ी कला है। पहले तो आप व्यंग्य लिखिए, फिर व्यंग्य में से उसको मुझे पाठ करना है तो उसमें से सामने वाले को जिसको सुना रहे हैं। मेरी बार अशोक चक्रवर्ती से बात हो रही थी, उसके साथ आप कविता की बात, हमने कहा कि आप की व्यंग्य कविता में जब आप लोग करते हैं यहाँ पर और दूसरी कविताओं में जो अंतर है उसके अंतर के बीच में आप कविता को मंच की कविता को वहां नहीं ला सकते। क्या तो उनका अगर एक रेंडरिंग की आर्ट, उनका ये कह रहा है कि रेंडरिंग की आर्ट अगर आपके अंदर नहीं है, अगर आप बात को कहने का वो सलीका नहीं है आपके पास, अगर आप अपनी रचना याद करके ही आए, वास्तव में क्या आप अटक नहीं पढ़ते बार बार अटक, और आपको अपने आप में अपनी दो बार नहीं पढ़ के देखिए क्या इसको पढ़ने जा रहा हूं, और आप क्यों सोचते हैं कि मैं हर पंक्ति पढ़ दूंगा और सबको मजा आएगा। पढ़ते टाइम हम चलते जाते हैं। जो सुनने वाला आदमी है उसे आपने तो बहुत देखे होंगे, आजकल के स्टैंड अप कॉमेडियन बहुत सारे होते हैं जो एक वाक्य के बाद दूसरा वाक्य, दूसरे वाक्य के बाद तीसरा वाक्य, लगातार कुछ ऐसी बात कहता जाता है जो बड़ी गंभीर व्यंग्य होते हैं। ऐसा नहीं मैं कभी स्टैंड अप कॉमेडियन आमतौर पर बहुत खराब नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छा व्यंग्य पढ़ रहे हो। एक्चुअली हम व्यंग्य पढ़ना सीखे तो उनसे। अभी हमारी समस्या यह है कि हम व्यंग्य उस तरह से नहीं पढ़ पाए जैसे व्यंग्य पढ़ा जाए। कविता वालों से सीखिए, कितनी खूबसूरत ढंग से कविताएं पढ़ते हैं। गंभीर कविताएं भी, बहुत कठिन कविताएं भी, और बिल्कुल चलता हुआ कविताएं। हर को पढ़ने का एक अंदाज है, और उसका सबसे पहला चीज है कि आप अपनी रचना को पहले मंच लाइक बना। आप आए हैं, इतना धैर्य किसी की बात नहीं है कि 15 मिनट तक रखता। कल आप सरजू जी की रचना पढ़ रहे थे, आप पहले परसों की जब उस लड़की ने पढ़ी थी तो बहुत खूबसूरत से पढ़ रही थी और ढंग से पढ़ रही थी, उसको पढ़ने का अंदाज बहुत था, पर उसको उस रचना में एडिटिंग की सख्त जरूरत थी। आप पूरी रचना पढ़ जाएंगे वर्गीनिया रूप से कौन डरता है, तो उसमें से जो चीजें हैं उसके अलावा बहुत सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में चलती है, पर आपको मन से नहीं चलती। तो मुझे लगता है कि व्यंग्य में तो कम से कम ऐसा है, कहानी पाठ में तो आपको तैयार होकर आता है, बोर होना है यार पूरी पढ़ेगा वो तो 20 मिनट की 25 मिनट की, तो जो उसमें से सोचे समझे तो बहुत खूबसूरत ढंग से किस्सा गोई कहने वाले जो अंदाज वाले हैं लोग, किस्सा गो जो मन से पढ़ते हो, तो फिर कैसी भी कठिन से कठिन रचना को क्या बात है, मजा आ जाता है सुन के। एक एक वाक्य की गहरे अर्थों में पहुंच जाते हैं उस किस्सा गोई को आप अगर सुनेंगे तो। पर हम व्यंग्य पढ़ रहे हैं तो व्यंग्य में आप अपनी रचना को प्लीज एडिट करिए चंद लाइनों। मुझे तो 50% एडिटिंग चाहिए थी करीब, सुदर्शन जी की रचनाओं में बहुत ज्यादा एडिटिंग चाहिए, तो मन से पढ़ रहे हैं। हमें अपनी रचना से प्यार हो जाता है, हमें अपनी रचना से प्यार हो जाता है। हमें लगता है यार ये तो छूट जाएगी तो मजा नहीं आएगा, वो तो छूट जाएगा तो मजा नहीं आएगा। आप रचना को एडिट करके आए, 4 बार पढ़ लें, कहीं अटके नहीं, एक फ्लो बनाए, तो एक नाटकीय रूप से पढ़ने की अदा है। ये बोलते इसे नाटकीय ढंग से ये इतनी अच्छी लिखते हैं कि पढ़ने के टाइम से इतने कॉन्सेप्ट हो जाते हैं हमारे बिजी, और उसी कारण से आप कहीं इस वाले लाइन में छूट जाते हैं, उस लाइन में छूट जाते हैं। इतना अद्भुत विषय है वरना, और आपको शुरू का जो हिस्सा आपने पढ़ा बिजी, जहाँ पर आप मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं, लंबा सा कबीर चेहरे हैं, सारे गंभीर रचना आपकी है कफन, कि कैसे अगर सरकार के हाथ में कफन खरीदने का अगर टेंडर का बात आ जाए एक मीटिंग में, तो कैसे वो कफन खरीदा जाएगा, बस उतनी लगता है। उससे पहले आप इतनी लंबी भूमिका बनाते हो, उसको कोई किसी को मदद होगा,
उसके लिए वेट कर रहा है। अब उसके कफन पे आते हैं और उसके बाद कफन की बातें हो रही है लोगों के बीच में, और नाटकीय ढंग से मजे ले लेके आप जब तक नहीं पहुंचो, आपकी बात नहीं पहुंची, तो आपको अगर वास्तव में मंच पाठ का शौक है तो आपको थोड़ा नाटकीयता, नाटक लड़की जो पढ़ रही थी मौसरी के पास वो मंच पे काम करती, तो नाटकीयता थी, नाटक के ढंग से कर संवाद करना और सब। और फिर दूसरी बात, आपके प्रोनाउंसिएशन, आपके उच्चारण बहुत अच्छे हो रहे थे, कहाँ गैप चाहिए, कहाँ नहीं चाहिए, कहाँ रुक जाना है, कहाँ रिस्पॉन्स का वेट करना है, वो सारी कला जब तक नहीं आती तो बिना तैयारी के आप बड़े मंच में तो मत उतरिए। ये बहुत बड़ा मंच है जो राजकमल ने आपको दिया, बहुत तैयारी से आना चाहिए था। क्या तो हम छा जाएंगे, 5 मिनट में छा जाएंगे, छाने के लिए 2 मिनट भी काफी, छा जाएंगे। वो तैयारी अगर मेरी नहीं है, मैं तो कैसे कौन हूँ ये कभी ये होगा, और ऐसा आगे तो पढ़ना शुरू कर। अगर मैं ऐसा पढ़ूंगा तो मैं अपने साथ और वेन्यू के साथ और वेन्यू पार्ट के साथ तीनों के साथ अन्याय करूंगा। श्रोता और बेचारे अन्याय के लिए बनेगी, उनके साथ तो कोई गुस्सा नहीं है, हम करें आपके साथ न्याय, अन्याय करें जो करें। तो ये सारी बातें हैं, कड़वी लगी हूँ आपको, मुझे क्षमा करेंगे। जिन बातों को मैं ध्यान रखता हूँ और जब फिट जाता हूँ, मैंने पहली रचना नहीं पढ़ी थी, बुरी तरह से करता कि आदमी ने दूसरी लाइन में सुनने से इनकार कर दिया, उज्जैन टेवा समझ बुरी तरह पिटानी बहुत बुरी तरह। मैंने समझा कि यार मेरे से आप लोग इतनी बढ़िया रचना पढ़ के और तालियां वाह बटोर रहे, मेरे से तो कुछ सुनने को तैयार नहीं। मैंने पहली लाइन पढ़ी तो हा और ये बोलना, तो मैंने समझा कि मैंने कहाँ गलतियां करी। आपको बोलने को श्रोताओं को आकर्षित करने के लिए वो चीजें कहने की कला सीखना ही पड़ेगी, वरना मन शुरू करने की मतलब। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन चीजों के लिए बदनाम हूँ, पर मेरे से क्या करूँ, मुझे लगा कि मैं ये नहीं कहूँ तो कौन कहेगा। मेरी बात है कि आपको सब बात और उतरेंगे तो कहेंगे बात अभी सब क्या बात है, पर असली बात ये नहीं, मैंने आपसे कही कड़ी बात वो है जो लोग पीछे आपके बारे में करेंगे, तो मैं आपसे ऊपर गया। ये सार्वजनिक अभिनंदन है ये। तो अब समापन चरण पर हम खड़े हैं और हम आज राजकमल प्रकाशन के जो मेरे मंच किया है उनकी ओर से चलिए मुझे आगे आइए। मैं कर रहे थे और जिनका आशीर्वचन हमको हमेशा करते रहे हैं, जिनकी प्रेरणा, जिनका मार्गदर्शन हमको मिलता है, हम उनका इस मंच तक आने के लिए, हमें सभी देने के लिए बहुत आभारी है। हम आभारी हैं राजकमल प्रकाशन के आदरणीय अशोक महेश्वरी जी के, हमारे जो सभी इवेंट साथी हैं, आदरणीय साधना जी, सुदर्शन सोनी साहब, मलय जैन साहब, जगजीत अखलेचा जी और सभी जो हमारे प्रबुद्ध श्रोता हैं, उन सभी के आभार व्यक्त करते हुए हम इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।